अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ प्रोफेसर स्टार्क ऑब्सेशन का 7th पार्ट, जो कि इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, वो शेयर करने वाली हूँ। और आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के अभी तक कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं हुए वो सब क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने कमेंट किया, मैं बता रही हूँ, फिर लास्ट पार्ट शेयर नहीं करने वाली फिर मैं, तो ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी स्टोरीज़ को भी सपोर्ट कीजिए। और मुझे बताइएगा कि क्या मुझे वन शॉट एफएफ स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। दादू की बात सुन के तो शियान को जैसे शौक ही लगा था। वो क्या ही बोले जा रहे थे। वो तो उससे प्यार करते थे ना, वो तो उनका गुरूर था, उनका फहर था। फिर वो कैसे कि एकदम से ऐसे उसे डिसओन कर सकते हैं अपनी फैमिली से, अपने घर से। दादू, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। और मैंने बताया था ना जो कुछ इसने किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। पापा ने सुनी भी तो कब, जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ये भी कुछ नहीं कर पाए। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। मैं कोई भी नामर्द नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। मैंने इसके साथ कुछ किया भी नहीं है। ये सब इसका जाल है, ये ट्रैप है। प्लीज़ मेरी बात को समझें। प्लीज़ अपने शियान को ऐसे सबके सामने जलील मत करें। क्या जलील नहीं करूँ मैं, बोलो क्या करूँ मैं। दादू जो एकदम से उठ के उसके सामने आ गए थे और उनका हाथ अभी तक उनके सीने पे ही था। मुझे लगता है जैसे मैं मरने वाला हूँ तुम्हारी वजह से लड़के, तुम्हारी वजह से। तुम ऐसे हो गए, मैंने कभी सोचा नहीं था। और तुम्हारे माँ बाप ने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि तुम एक लड़के हो ही नहीं। तुम एक हिजड़े हो, तुम एक नाम मर्द हो। बस बहुत हो गया दादू, आप अभी डॉक्टर को बुलाएं। सब क्लियर हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा क्या मेरा रेप हुआ कि नहीं हुआ, और क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो क्या चाहते हो तुम? हाँ, जो गन तुमने अपने घर में फैलाया वो मैं सारी गलियों में डाल दूँ, पूरे शहर को बता दूँ। और डॉक्टर को बुला के मैं क्या प्रूफ करवाऊँ कि उससे पूछूं, बताओ मुझे मेरा पोता मर्द है कि नहीं, क्या उसका रेप हुआ कि नहीं, उसकी इज्जत लूटी कि नहीं, और क्या उसके पेट में एक नाजायज़ बच्चा है कि नहीं, ये पूछूं मैं उससे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। मेरे ख़ानदान का एक नाम है, हमारा बिजनेस है, हमारे इतने ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स हैं। उनको पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये इज्जत तब कहाँ थी दादू, जब बिजनेस के नाम पे आपका बेटा, मेरा ये बाप, आधी आधी रात को मीटिंग करते हुए लड़कियों के साथ सोता है। तब कहाँ थी इज्जत, जब इसने वांजी की बहन की इज्जत पे हाथ डाला। बोले तब कहाँ थी। वो एक मर्द है और बिजनेस के लिए सब करना ही पड़ता है। दादू ने बोला था और शान जैसे आप उन्हें खामोशी से देख ही रहा था। दादू भी वैसे ही थे, एक टिपिकल मर्द। और मामा, उसका दिल चाहा वो अपनी मामा की करतूतें भी बता ही दे, लेकिन वो उसकी माँ थी, एकदम से वो चुप ही हो गया। वो उन्हें तो रिस्वा नहीं कर सकता। और दादू शायद अपने बेटे को माफ़ करें, लेकिन अपनी बहू को क्यों ही माफ़ करेंगे। क्या किया तुम्हारी माँ ने? कुछ नहीं पापा, आप तो सब जानते हो ना, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। आप दादू को समझाओ, वो ऐसे नहीं करें। मैं क्या समझाऊं? और तुम मुझे मेरे बाप के सामने जलील करके मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ इसके साथ, और आइंदा से तुम मुझे नज़र नहीं आओ। मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर से, अपनी जायदाद से और हर चीज़ से डिसोन करता हूँ। कोई ताल्लुक़ नहीं है तुमसे मेरा। तुम्हारे जैसा बदतमीज़ और मुंह फाट लड़का यहाँ से दफ़ा ही हो जाए तो अच्छा है। पापा को एकदम से गुस्सा ही आ गया था। शियान ने कैसे उनके खिलाफ बात की थी, वो भी उनके बाप के सामने। पापा प्लीज़ ऐसे नहीं करें मेरे साथ, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये मुझे मार डालेगा। हाँ तो मार डाले, जैसे हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका है, तुम्हारा भी निकल जाए तो अच्छा ही है। जानू, देखो तुम्हारे घर वाले क्या ही कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अब भी तुम इनके साथ रहना चाहते हो? बोलो। एक तरफ ये हैं जो तुम्हें जलील कर रहे हैं, कैसे मेरे सामने तुम्हारे मरने की बातें कर रहे हैं, और एक तरफ मैं हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ। कौन अच्छा है? मैं ही हूँ ना। मैंने बोला ना, तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम हो जो मेरे बॉटम हो। मैं
साहब को उल्टा ही बताऊंगा। साहब की नज़र में तुम एक हस्बैंड होगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारी इज्जत होगी, और मैं साहब को बोल दूंगा ना कि मैंने साहब किया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे के साथ। देखो तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होगी, तुम पास मुझे एक्सेप्ट कर लो, बेशक तुम हस्बैंड बन के रहना। वांगजी बोल रहा था और शियान ने जैसे उसे फिर से धक्का ही दिया। दफा हो जाओ कमीने आदमी, मैं अपनी जान ले लूँगा मैं, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो आप कुछ ढूंढ ही रहा था जिससे वो खुद को मार ही सके। तुम्हारी जान मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये पुट्ठा तो गया। वांगजी जो दादू के पीछे के आगे खड़ा हो गया था और उसने अपनी कान निकाल के उनके सार पे रख ली थी। शादी करोगे मुझसे या मार दूँ इसे? ये क्या कर रहे हो तुम? पापा जो एकदम से टारी गए थे। चुप करके रहो ससुर जी, हाँ दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा बाप टाइम से पहले मर जाएगा। और तुम बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे शियान के साथ ऐसे बदतमीजी करने की, उसे इतना कुछ बोलने की? और अगर वो एक मर्द नहीं भी है तो क्या उसका कसूर है? तुम्हारे बेटे का कसूर है, वो क्यों नहीं एक मर्द पैदा कर पाया? और खबरदार जो कुछ बोला उससे तो मैं उसे मारूं, उसे खा जाऊं, उसे काट डालूं, लेकिन कोई उसे कुछ बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे उसका दादा हो, उसका बाप हो, उसकी माँ हो, कोई भी हो। तुम करोगे शादी मुझसे? उसने फिर से वी की तरफ देख के बोला था और पापा जो आप चुप ही हो गए थे। उनके गार्ड्स तो अंदर आ ही चुके थे, लेकिन दादू तो वांगजी के कब्जे में ही था, वो क्या ही कर सकते थे। मैं मैरिज पेपर साथ लाया हूँ, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, साइन करो इस पे। उसने जैसे पेपर्स उसके आगे ही फेंके थे, वो बात आप देख ही रहा था, अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। कोई ज़रूरत नहीं है साइन करने की, मर जाने दो मुझे। नहीं दादू, चाहे मैं कितना ही ज़्यादा बुरा होऊंगा आपकी नज़र में, लेकिन आपको मरने नहीं दूंगा, और अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आप लोगों की नज़र में तो मैं गुनाहगार हूँ ना, मैं बुरा हूँ ना, मैं तो कान दूँ ना, जिसने आपके ख़ानदान की इज्जत को गंदा कर दिया। चाहे ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो या मैं इसके बच्चे से, हर सूरत में आपकी बदनामी है तो सही है। मैं जा रहा हूँ इसके साथ, नहीं रुकूंगा। और तुम दादू को छोड़ दो, मैंने साइन कर दी हैं, तुम जहाँ चाहे साइन करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। उसने जैसे एकदम से अपने आंसू साफ करके बोला था और उसके दिल में बस नफ़रत और गुस्सा ही था अपनी फैमिली के लिए। उसका दादा जो इतना प्यार करने के बाद भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाया, उसका बाप जो इतनी पावर होने के बावजूद उसे बचा नहीं सका, उसकी इज्जत नहीं बचा सका। उसे कोई ज़रूरत नहीं है इंसाफ की। उसकी माँ जिसे अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी खुशियाँ, अपनी पार्टीज़ प्यारी हैं, जिसे नज़र नहीं आता उसके बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बात उन्हें पैदा करके अपना फ़र्ज़ निभा के भूल चुकी है। उसे कुछ भी नहीं चाहिए। कौन है ये लोग? कोई भी नहीं, बस उसे पैदा कर दिया, यही जिम्मेदारी थी क्या? और कोई जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? वांगजी भी हाँ पेपर पे साइन कर चुका था और उसने दादू को छोड़ दिया था, और वी के करीब होते ही उसने हाँ वी के ऊपर ही वो गन पॉइंट कर ली थी। चलो जानू, चलते हैं ना, अपने घर चलेंगे। मैंने नया अपार्टमेंट ले लिया है, मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे ले दिया। वो कहते हैं कि मुझे अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि मैं पागल हूँ, मैं बुरा हूँ, लेकिन हूँ तो उनकी औलाद ना, तो कुछ ना कुछ तो देना ही था ना मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम हमारा बच्चा, हम मिल के रहेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ ही अच्छा होगा अब हमारी लाइफ में। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, तुम्हें सब भूल जाएगा, इन लोगों की बेवफाई भी भूल जाएगी तुम्हें। वो उसे अपने साथ लिया बाहर जा ही रहा था और इतने सारे गार्ड्स भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। हाथ छोड़ो मेरा, मैं चल सकता हूँ। उसने वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था और इस कान को पीछे कर लो, भागूंगा नहीं, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा मैं। मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जहाँ पे कोई मेरा अपना ना हो, जहाँ पे हूँ तो हो लेकिन उसका रंग सफ़ेद हो चुका हो। जा रहा हूँ पापा, दादू, मैं जा रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप जीते जी आप कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे, चाहे मेरी मौत के बाद सही, लेकिन ज़िंदा तो कभी नहीं देख पाएंगे मुझे। मैं बस आपको आप एक लाश बनकर ही मिलूँगा। क्या बोले जा रहे हो तुम शियान?
पापा को जैसे दर्द ही हुआ था दिल में। कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं बस जा रहा हूँ और आपको अब मेरी लाश ही मिलेगी। बकवास बंद करो जानू, क्या ही बोले जा रहे हो तुम? हाँ, हमारे बच्चे का क्या होगा? चलो यहाँ से। वो उसका हाथ फिर से पकड़ के उसे साथ ले ही जा रहा था और वो शियान का साथ जैसे झुका ही हुआ था। उसकी बहनें जो एक साइड पे बैठी डरी सहमी साहब देख ही रही थी। उसने अपनी आंखों में आंसू बाहर के पास उनको आखिरी दफ़ा ही देखा था। पापा, मेरे साथ जो किया मेरी बहनों के साथ मत करना। मैं लड़का था लेकिन मुझे फिर भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी जो आपने नहीं दी। लेकिन ये आपकी बेटियां, इनको संभाल के रखना। ऐसा ना हो कोई वांगजी आके इनके साथ भी वही कुछ काट जाए और आप पास दूसरों की बेटियों के साथ सोने में बिजी हो। इनको बचा लेना पापा, बस इतना कर देना, यही काफ़ी होगा। उसने बोला था और फिर वो रुका नहीं और अपनी आंखों से बहते आंसू उसने साफ ही काट डाले थे। वो अब बाहर जा चुका था वांगजी के साथ और उसके साथ वो गाड़ी में बैठ ही चुका था। वो अब बिल्कुल नहीं रोएगा। उसने फैसला कर लिया है। अगर उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो बिल्कुल वांगजी के साथ भी नहीं रहेगा। इस शख्स ने उसकी ज़िंदगी पर बात कर दी, उसे सांप की नज़रों में गिरा दिया। उसने बोला था उसके घर वाले उसे धक्के मार के निकालेंगे और वही तो हो गया था। उन्होंने उसे धक्का ही तो मार दिया था अपनी लाइफ से बाहर। वो उसे डिसऑन कर चुके थे। आज जो सांप की नज़र में उसकी बची कुची इज्जत थी वो भी तो उससे छीन ही चुकी थी। उसका एतमाद, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ही तो ख़त्म कर दिया था वांगजी ने। वो आप उसकी तरफ देख ही रहा था। क्या हुआ जानू, सही हो ना? देखो हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ, हमारे घर। घर नहीं जाऊंगा मैं, जहन्नुम में जाऊंगा। तुम्हारे साथ उस जगह रहने से तो अच्छा मैं जहन्नुम में चला जाऊं। और तुमने क्या सोचा मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? हंसी खुशी तो ये तुम्हारी भूल है। मैं इससे अच्छा मरना पसंद करूँगा। क्या बोले जा रहे हो तुम जानू? कुछ नहीं बोल रहा मैं, बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। क्या क्या करोगे जानू तुम? वांगजी जो ड्राइव कर रहा था एकदम से जैसे उसने गाड़ी रोकी थी, वो शियान उसको कुछ करने से पहले ही एकदम से अपनी पॉकेट में छुपी वो छोटी सी नाइफ निकाल ही चुका था जो हमेशा उसके पास ही होती थी। और उसने जैसे वो अपनी रैक पे रख ली थी। मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना तुम। शियान नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। वांगजी एकदम से डर गया था और वो शियान जो कि दरवाज़ा खोल के बाहर निकल चुका था गाड़ी का। वो रोड थी और एक साइड पे पास एक गहरी खाई थी। वो उसकी जानिब अब जा ही रहा था और वांगजी जो उसके पीछे ही भाग रहा था। जान, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो प्लीज़, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। आई लव यू, प्लीज़। तुम नहीं मेरे साथ रहना चाहते मत रहना, लेकिन ऐसे मरना नहीं, कुछ करना नहीं प्लीज़। मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊँगा। तो मर जाना, मुझे भी मरना है और तुम भी मर जाना ना। प्यार करते हो ना मुझसे, तो तुम भी मर जाना। क्या ज़रूरत है ज़िंदा रहने की? हमारा बच्चा, कोई बच्चा नहीं है हमारा, कोई बच्चा नहीं। और थैंक यू मुझे याद करवाने के लिए। तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ? तो देखो क्या हाल होता है अब तुम्हारे बच्चे का। उसने वही नाइफ एकदम से जैसे अपने पेट में ही मार ली थी और वांगजी जो पास चीख के ही रह गया था, मेरे करीब नहीं आना नहीं तो मैं अपना गला काटूंगा। शान रुको प्लीज़। वो जैसे चलता चलता रोड के बीच में ही आ गया था और उसको कितना ज़्यादा ही खून पास निकले ही जा रहा था। उसने दूसरी बार भी उसी जगह खुद को स्टैब किया था और फिर तीसरी बार। वांगजी जो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा था, वो पास देख ही रहा था। आगे मत बढ़ना, अभी तुम्हारा बच्चा मरा ना, अब मैं भी मरने वाला हूँ। शान नहीं, देखो तुम सच नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दो। वो कुछ बोलने ही वाला था और अगले ही पल एक ट्रक जो पास आते आते वो शान को ज़ोर से टक्कर मार ही चुका था। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वांगजी की कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी जस्टिफिकेशन सुन सके। वो बस अब उड़ता उड़ता उस खाई में जा गिरा था और वांगजी जो आप पीछे ही भाग रहा था। नो, ये नहीं हो सकता। वो कितना ज़्यादा ही जी रहा था, रो ही रहा था। पापा और दादू जो वो शियान के जाने के बाद कितने ज़्यादा दुखी थे, उसके पीछे ही थे। उन्होंने देखा वांगजी कैसे वहाँ पे बैठा बस रो ही रहा है, वो पागलों की तरह पास जी ही रहा था।
वो मर गया, मैंने उसे मार डाला, मैं उसका कातिल हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। वो जैसे हूदी चिल्लाए जा रहा था और पुलिस भी तो वहाँ पे पहुँच ही चुकी थी। वांग जी सब कुछ ही तो खो चुका था। पुलिस उसे लेके जा चुकी थी और पापा और दादू अब क्या कर सकते थे। वो शियान ने बोला था कि आप उन्हें उसकी लाश ही मिली थी और वो अपनी बात इतनी जल्दी सच साबित कर देगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो सर्च टीम को लेकर नीचे जा ही चुके थे, शायद उसकी लाश मिल जाएगी। उन्होंने कितना ढूंढा था लेकिन नहीं मिली थी। दादू को एकदम से हाथ से ज़्यादा ही अफसोस हो रहा था। वो उनका प्यारा पोता था, उनका गरूर था। क्या हुआ अगर वो ना मरता तो? उन्होंने उसकी बात भी नहीं सुनी। वो कैसे कैसे कर सकते थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो बाज रोते रोते बोले ही जा रहे थे और पापा जो सर्च टीम के साथ ही थे। दादू जो पास चलते चलते एक दरख्त के पास ही आए थे और फिर उन्हें वहाँ पे ब्लड ही नज़र आया था। वो आगे बढ़े थे और वो कोई और नहीं बल्कि वो शियान ही था जो अब गिरा ही हुआ था। वो शियान, दादू मेरे पास मत आना, मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दो, मैं मर चुका हूँ दादू। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलो, प्लीज़ ऐसे नहीं बोलो, मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। किसी ने मुझे माफ़ किया क्या? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं मर जाऊँगा दादू। नहीं बेटा प्लीज़ ऐसे नहीं बोलो, मुझे माफ़ कर दो। अगर आप चाहते हैं मैं आपको माफ़ करूँ तो मुझे मार दें, नहीं तो वांची फिर से मुझे ले जाएगा। वो पागल है, वो मुझे मारता है, उसने मुझे बैल से मारा, उसने मुझे ड्रग्स दिए, ये देख रहे हैं मेरी नेक पे आपको नज़र आ रहे हैं निशान। वो मुझे इंजेक्शन देता था, मुझे कुछ होश नहीं रहता था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ या मैंने क्या किया। मैं सच कह रहा हूँ दादू, मैं ऐसा नहीं हूँ, आपका पोता गलत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ये सब मेरी किस्मत थी जो मेरे साथ हो गया, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैं मरने वाला हूँ, मुझे मार जाने दें। दादू जो आगे बढ़ के उसे आगे काट चुके थे, उसके सर पे भी चोट लगी थी और उसके पेट से खून तो निकले ही जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम जिंदा हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब सही हो जाएगा। दादू फिर सबके जाने के बाद उसे ले ही गए थे। वांगजी और अपने माँ बाप के लिए वो मार ही चुका था। वांगजी शायद जेल में ही होगा और दादू जो उसे लेकर गांव ही चले गए थे, उन्होंने वहाँ ही उसका इलाज करवाया था। उन्होंने किसी डॉक्टर से नहीं पूछा कि क्या उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई कि नहीं, उसका बच्चा मरा कि नहीं। वो 1 महीना तक उसे वहाँ पे ही रखे हुए थे और फिर वो थोड़ा सा ठीक हो ही गया था। उन्होंने वैसे ही उसे छुपते छुपाते दूर ही भेज दिया था, दूसरी कंट्री में, उसकी आंटी के पास। तुम आप वहाँ ही रहना, किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है और वांगजी का किस्सा जैसे ही ख़त्म होगा तुम वापस आ जाना। वो पागल है, उसे अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। दादू मैंने गलत नहीं किया, हाँ मुझे पता है, मुझसे कांटेक्ट में रहना तुम। दादू जो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे और फिर वो यहाँ से चला ही गया था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो फिर कभी वापस आएगा और आज 3 साल बाद उसे आना ही था। दादू ने उसे कॉल की थी, वो कितने ज़्यादा बीमार थे, शायद वो अब ज़्यादा देर नहीं जिएंगे और उसे वापस आना ही था उनसे मिलने। वो गांव ही तो जा रहा था जब उसने आज वांगजी को देख लिया था रोड पे। वो आज भी उसी सिटी में था और वांगजी जो उसे देखकर जैसे एकदम से शॉक्ड ही रह गया। तुम जिंदा हो? नहीं, मैं ज़िंदा नहीं हूँ। वो जैसे डर ही गया था। वांगजी जो उसके पीछे ही था। देखो मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हमारे बच्चे के बारे में, हमारे बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो उसके आगे आगे था और वांगजी जो उसके पीछे ही भाग रहा था। प्लीज़ मेरी बात सुनो शियान, आई एम सॉरी जो कुछ हुआ, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा भुगत चुका हूँ, मुझे और ज़्यादा सज़ा नहीं दो। उसने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया था और उसे लेके वो साथ में ही अपने अपार्टमेंट में चला गया था। ये एक नई जगह थी। तुम यहाँ पे रहते हो? हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो।
देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। तुम उसके बाद जो फ़ैसला करोगे मुझे कबूल होगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरा हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे यहाँ से। मुझे नहीं पता था तुम अभी तक यहाँ पे होगे, तुम तो जेल में थे ना। तुम्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, कैसे छोड़ दिया तुम्हें उन्होंने? क्योंकि मैं पागल था ना। पागलों को कोई कब तक ही जेल में रख सकता है, उनके पास मेरी रिपोर्ट्स थी, छोड़ दिया मुझे। हो तो कानून भी अब अंधा हो चुका है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वो जैसे उसको पकड़ ही चुका था, वो उसके कदमों में बैठ गया था, लेकिन वी अब नहीं रुकेगा। वो जब 18 साल का था, वो तब भी उसके काबू नहीं आया था। बिना किसी ड्रग के वांगची उसे टच नहीं कर पाया था, और अब तो वो फिर भी 21 का है। वो पहले से काफ़ी हेल्दी हो चुका था, और उसने वांगची को जैसे ठोकर ही मारी थी। जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरी बात नहीं सुनोगे तुम? सही है फिर। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, मैंने तुम्हें आखिरी बार देख लिया है। मेरे लिए यही बहुत है। मैं जा रहा हूँ, बस अब मुझे मरना होगा। वांग जी ने पास ही रखी हुई नाइफ से अपने दोनों हाथों को काट ही लिया था, और उसकी चीख सुन के वुशियान को मुड़ना ही पड़ा। वो वहाँ से अब जाना ही चाहता था, लेकिन वो कैसे ही चला जाए। वांग जी गिर ही चुका था, और वुशियान का दिल चाहा वो एक पल के लिए रुके, लेकिन वो रुका नहीं। वो बाहर आ गया था, और तभी उसने किसी को अंदर जाते देखा था। वो साइड पे ही हो गया था, और शायद वो कोई औरत ही थी, जो उसकी ज़रूर वाइफ ही होगी। वो अंदर गई थी, और फिर उसकी चीखने की आवाज़ आई थी, और फिर थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस भी आ ही गई थी। वो शान जाने क्यों ही इतनी देर वहाँ पे खड़ा रहा था। उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या था जो उसे यहाँ पे रोक के रखा हुआ था। वो उसके पीछे ही चला गया था हॉस्पिटल में, और वहाँ पे आके उसने देखा था ना, वांग जी कैसे क्रिटिकली था, और वो बच्चा जो अब उसके पास था, वो किसका था? वो जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ही आया था। बच्चा जो उठ के रो ही रहा था, और कितने ज़ोर से ही रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ ही तो उशियान को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाई थी। वो कितनी देर तक ऐसे ही पास लेटा हुआ था, और जैसे वो थक सा ही गया था। बच्चा अभी तक उसकी गोद में था, और बस रो ही जा रहा था। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई, मैंने देखा था। वो ही तो थी, कहाँ चली गई वो? और तभी एक लड़की वहाँ पे आ ही गई थी। थैंक यू, बाबा को मुझे पकड़ा दी। बाबा? ये तुम्हारा, मेरा मतलब है आपका बेटा नहीं है क्या? नहीं, मेरा बेटा नहीं है ये तो सर का बेटा है ना। हाँ, सर का बेटा है, तो इसकी माँ भी तो कहीं होगी ना। नहीं, इसकी कोई माँ नहीं है, ये सर का बेटा है। मतलब ये सर का बेटा है, सर इसकी माँ है। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? वो माँ कैसे हो सकती हैं? वो तो एक मर्द हैं। वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये बेटा उनके हैं, वो इसकी माँ है, और उन्होंने इसे पैदा किया। मैं तो बस 2 महीने से इनके पास हूँ, और मैं ही तो यहाँ पे लेके आई हूँ ना इनको, और बच्चे को भी। तो तुम इनके घर में मेड हो? हाँ, मैं बस बेबी को संभालती हूँ जब सर जॉब के लिए जाते हैं तो। वो शान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, ये सब क्या ही हो रहा है। अगर वांग जी इस बच्चे की माँ है, तो इस बच्चे का बाप कौन है? वांग जी माँ कैसे ही हो सकता है? वांग जी ने तो उसका रेप किया था, वांग जी ने तो उसे प्रेग्नेंट किया था ना, तो फिर वांग जी एक बच्चे की माँ कैसे ही हो सकता है? उसने जैसे कन्फ्यूजन से वांग जी की तरफ देखा था। ये बच्चा, ये किसका है? इस बच्चे का बाप कौन है? उसे जैसे कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, और हाथ से ज़्यादा उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। ये कब होश में आएगा? इसे होश में आना होगा, इसे मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। उठो कमीने इंसान, अब मर रहे हो क्या? उठो, मुझे जवाब दो। क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? बोलो, क्यों कर रहे हो ये सब ड्रामा? क्यों ऐसे मेरे साथ खेल रहे हो, मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो तुम? उसने जैसे वांग जी को झंझोड़ना ही शुरू कर दिया था। सर क्या कर रहे हैं आप? उनकी तबीयत सही नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं? तुम पीछे हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चा जो पास रोए जा रहा था, और वो शान का दिमाग ख़राब ही हो रहा था। डॉक्टर जो अंदर आ ही गया था। सर, इस आदमी को चेक करने से जल्दी से होश में लाएं। मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है, प्लीज़ इसे होश में लाएं।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। मुझे नहीं पता, कुछ करें, इसे करंट दें, इसे इंजेक्शन दें, इससे कुछ करें, इसे गोली मार दें, लेकिन इसे उठाएं। मुझे इससे बात करनी है। ये ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने 3 साल क्या झूठ में गुजार दिए? मैंने क्या वो एक धोखे में गुजारे? इसने मेरा रेप किया था, इसने कैसे मेरा रेप कर दिया? ये कैसे एक बच्चे को पैदा कर सकता है? ये एक मर्द है ना, ये नहीं कर सकता ये। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और अपना सर पकड़ के बैठ ही गया था। डॉक्टर जो वांगजी को देख ही रहे थे और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल ही दी थीं। उसने बस अपने बच्चे के बारे में पूछा था। मेरा बच्चा वो सही है? हाँ, वो ठीक है सर, देखिए मैं उसको ले आई हूँ। वो सो रहा था, उसे किसने जगाया? सर, जब आप ऐसे ज़ख्मी हो गए थे तो मैं आपको लेकर आई और बाबा को भी ले आई हूँ। आप कैसे हैं? आपने क्यों किया ये सब? और ये लड़का कब से बैठा हुआ है? वो शियान। हाँ, उठ गए तुम? बताओ मुझे, कौन है ये बच्चा? इसकी माँ किधर है? मैं हूँ इसकी माँ, मैंने पैदा किया है इसे, ये मेरा बेटा है। तो इसका बाप कौन है फिर? बोलो, कौन है इसका बाप? क्या तुम इतने पागल हो? अपने खून को नहीं पहचानते, अपने बच्चे को नहीं पहचानते तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो औरत जो बच्चे के साथ थी आप बाहर ही जा चुकी थी और बच्चा फिर से खड़ा रो ही रहा था। मेरा बेटा मुझे पकड़ा दो प्लीज़। वांगजी जो पास कितनी मुश्किल से ही उठ के बैठा था और वो शियान जो उस रोते हुए बच्चे को उसे पकड़ा ही रहा था। उसने उसे पकड़ के सीने से ही लगा लिया था और बच्चा जो एकदम से चुप ही हो गया। बेबी, मामा इधर ही है ना? क्यों रो रहे हो? हाँ, देखो पापा भी तो आ गए। अपने पापा को तंग कर रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? मैं इस बच्चे का बाप कैसे हो सकता हूँ? नहीं हूँ मैं इस बच्चे का बाप। और तुम इसकी माँ कैसे हो गए? बोलो, क्या किया तुमने? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं पागल हो जाऊँगा। मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था वी। तुमने मेरी बात सुनी नहीं और पता नहीं कैसे वो सब हो गया। मैं इसकी माँ हूँ और तुम इसके बाप, और यही सच्चाई है। झूठ है ये, एक और झूठ। तुम्हारे पास झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। धोखा हो तुम, फरेब हो, एक कातिल हो, एक रेपिस्ट हो। मैं तुमसे क्या ही सच की उम्मीद रखूँ? मैं जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बच्चा, मुझे कोई भी कंसर्न नहीं है। रुक जाओ शियान, प्लीज़ एक बार रुक जाओ। देखो, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं इसे दोबारा कभी देख नहीं पाऊँ। ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसके बाप हो, और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम कोई भी टेस्ट करवा सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, मैंने आज तक हमेशा झूठ बोला है, बस तुम्हें ट्रैप किया है। मैं तब तक हमेशा झूठ ही बोल रहा था, लेकिन मैं उस दिन तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था 3 साल पहले, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम चले गए और मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं क्या करता? मैं ज़िंदा नहीं रह सकता था तुम्हारे बिना, लेकिन मुझे रहना पड़ा। मेरे पास तुम्हारी निशानी थी ना, हमारा बच्चा, और मैं जो रिपोर्ट तुम्हें दिखाने गया था वो सच्ची थी और वही रियल रिपोर्ट थी। तुम प्रेग्नेंट थे ही नहीं, वो तो मैं था जो प्रेग्नेंट था हमारे बच्चे के साथ। तुम जानते हो, आज से 3 साल पहले जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था, चाहे जैसे भी हुआ था, उसके पूरे 9 महीने बाद ही तो ये पैदा हुआ था। तुम्हें यकीन नहीं है? मैं तुम्हें इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। मैं और किसी के करीब नहीं हुआ, मेरी लाइफ में बस तुम हो जो मेरे करीब हुए और जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ था। ये सब बकवास है, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। इनफैक्ट वो तुम थे ना जो सब करते थे। बोलो, वो शियान मूड आया था और उसे जाने क्यों ही वांगजी की बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी, लेकिन कैसे ये हो सकता था? हाँ, मैंने सब जाल ही ऐसे बिछाया था कि तुम्हें यही लगे मैंने तुम्हारा रेप किया और तुम प्रेग्नेंट हो, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। मैं तुम्हें ड्रग्स देता था, उसकी वजह थी। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था, लेकिन क्यों? ये सब कैसे हुआ बताओ मुझे। वो उसके पास ही बैठ गया था और अब वो बच्चे की तरफ देख ही रहा था।
बच्चा जो आप चुपी था और वो वांगजी की गोद में था। वांगजी अपने ऊपर से वो ब्लैंकेट हटा ही चुका था जो उसने ले रखा था, और हॉस्पिटल के गाउन में अब भी उसकी बॉडी को देख ही सकता था। वो पहली बार ऐसे उसको देख रहा था। वो हमेशा कितने ज़्यादा कपड़ों में होता था, और आज पहली बार था जब वो बस एक शर्ट में ही था, और वी को जैसे झटका ही लगा था। उसकी बॉडी वो मर्दों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, यही मेरी सच्चाई है। मैं इसीलिए कभी तुम्हें अपना आप दिखा नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता था तुम कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ। मेरे पास दो दो चैंटर हैं और मैं ऐसा ही हूँ। मुझे पता था तुम कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे तुम्हें ड्रग्स देना पड़ा। मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं रिजेक्शन से डरता था, और तुमने कितनी बार मेरी इंसल्ट की, मुझे मारा। और अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल जाती तो तुम कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो तुमने वैसे भी नहीं किया था ना, तो मुझे ये करना पड़ा। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? कोई और भी तो हो सकता था, मैं ही क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तुमने? क्यों मेरे साथ ये सब किया? क्योंकि तुम मेरा प्यार थे। ये कैसा प्यार है कि जिससे प्यार करते हो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, उसे जलील कर दो, उसे रुसवा कर दो। हाँ, तो मैं क्या करता? तुमने मुझे मजबूर किया था। तुमने मेरे प्यार को रिजेक्ट किया, मेरी इंसल्ट की। तुम्हें कितना ज़्यादा गुरूर था अपने मर्द होने पे, और तुम्हारा बाप वो कितना ज़्यादा मगरूर था, उसने मेरी इंसल्ट की। तुम दोनों ने मुझे जलील किया, तो मुझे ये सब करना था। मैं बता रहा हूँ वी, मैं अब शायद कुछ ठीक हो चुका हूँ, लेकिन तब मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं एक साइको पेशेंट था। तुम जानते हो मुझे शिज़ोफ्रेनिया था, मैंने बताया ना। और ऐसे पेशेंट कब अपना कंट्रोल खो दे उनको पता नहीं चलता। तो अगर तुम साइको थे तो तुमने वो सब क्यों किया? तुमने क्यों खुद को प्रेग्नेंट किया मेरे साथ? तुम्हें याद है विशान, मैंने तुम्हें बोला था ना, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और तुम्हें पता चले उसमें कुछ फॉल्ट है तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? तुमने बोला था तुम एक्सेप्ट करोगे, लेकिन तुम किसी लड़के को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरी पहली मजबूरी यही थी। मैं तुम्हें कैसे बताता कि तुम तो लड़के को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और मैं तो पूरा इंसान ही नहीं हूँ। मैं ना तो एक औरत था और ना ही एक मर्द। मैं क्या कहता तुम्हें? मुझे एक्सेप्ट करो, बोलो। तुम जानते हो ये बीमारी ज़्यादा मर्दों में नहीं होती, औरतों में ज़्यादा होती है। और तुम्हें पता है क्यों होती है? पढ़ा है तुमने? जब एक औरत बहुत ज़्यादा अकेली होती है, जब उसके अंदर की वॉर्म किसी बच्चे के लिए तड़पती है, तो वो ऐसे साइको हो जाती है जैसे मैं। मुझे मेरे साइकेट्रिस्ट ने बताया था कि मुझे यही सब हो रहा है। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में था, और फिर मुझे शिज़ोफ्रेनिया की वजह से ये सब करना पड़ा। मेरे अंदर की औरत मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मुझे एक बच्चा चाहिए था। मैं चाहता तो किसी के साथ भी कुछ कर सकता था, लेकिन मैं क्यों करता? मैंने अपनी ज़िंदगी बस एक इंसान के नाम की थी, और वो तुम थे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें कॉलेज से जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे पापा वो अक्सर अंकल से तुम्हारी बातें करते थे कि तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और अंकल वो मेरे पापा को बताते थे कि उनके फ्रेंड का बेटा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे जाने क्यों ही तुमसे जेलसी होती थी। फिर जब मैं तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा टीचर बन गया तो मैंने देखा वो गलत नहीं थे। तुम हो ही इतने अच्छे कि कोई भी तुम्हारी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता था, लेकिन मुझे तुमसे जेलसी होती थी, और ये जेलसी कब अट्रैक्शन में और कब प्यार में बदली मुझे पता नहीं चला। मैं तुमसे प्यार करता था और मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे रिजेक्ट कर डाला। एक बार नहीं, बार बार तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। तो मैं क्या करता? मुझे एक बच्चा चाहिए था,
और वो बच्चा मुझे तुमसे ही चाहिए था। मैं जानता था तुम छोटे हो, लेकिन मैं क्या करता? मैं किसी और के करीब क्यों जाता जब मैं अपनी ज़िंदगी पास एक इंसान के नाम लिख चुका था? तो मुझे करना पड़ा। एक तरफ मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था और दूसरी तरफ मेरा गुस्सा था जो मुझे उकसाए जा रहा था। मैं अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस गया था वुशियान। मुझे नहीं समझ आया जो कुछ मैंने कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ही बुरे काम किए और उसमें सबसे ज़्यादा बुरे काम वही थे जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल था, मैं समझ नहीं पाया। मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। क्यों किया तुमने और कैसे किया? केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, मेडिसिन की नॉलेज थी ना मुझे, मैंने तुम्हें बताया था ना। बस सब यूज़ किया तुम पे। मैं जब पहली बार तुम्हें अपने अपार्टमेंट में लेके गया था, जब तुमने डिनर किया था, तब मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया था और मैं पहली बार तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था। तुम कभी भी मेरे बॉटम नहीं थे, तुम टॉप ही थे। वो मैं ही था जो तुम्हारे साथ खुद सब कुछ करता था। फिर वो सब क्या था? वो मुझे ब्लीडिंग होना, मुझे दर्द होना, मुझे वॉमिटिंग होना, वो सब क्या था? वो सब भी मैंने किया था ताकि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं कि तुम्हारे साथ ही कुछ गलत हुआ है। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ रॉड यूज़ किया था सिर्फ तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम्हारे साथ कुछ हो चुका है। मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी जिससे तुम्हें बार बार वॉमिटिंग हो, और वही कुछ हुआ था ना। मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, लेकिन मैं मजबूर था। मैं अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस चुका था। मेरा दिल जो मुझे कहता था तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे, और मेरा दिमाग जो कहता था कि मैं तुमसे बदला लूँ। तुमने मेरी इंसल्ट की, मेरे प्यार को ठुकराया। मेरा दिमाग तो पहले ही ख़राब था और वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। मैं उसके कंट्रोल में चला गया। तो फिर क्या? तुमने अपनी बहन को क्यों मार डाला? कौन सी बहन? मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इकलौता हूँ। वो वीना, वो तुम्हारी बहन नहीं थी क्या? तुमने उसे मार नहीं डाला? वीना, वीना कोई भी मेरी बहन नहीं थी। वो बस मेरे अंकल की सेक्रेटरी थी। वो उसे भेजने वाले थे तुम्हारे बाप के पास मीटिंग के लिए। वो मेरी पुरानी दोस्त थी और मैं बिल्कुल उसे अपने बहनों की तरह समझता था। उसने अंकल से पैसे लिए थे, वो अभी तक अपना कर्जा दे नहीं पा रही थी, इसलिए वो मजबूर थी जॉब के लिए। लेकिन वो जानती थी तुम्हारा बाप कैसा आदमी है, वो डर रही थी। मैंने उससे बोला कि मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। वो मैं था जो वीना बन के तुम्हारे बाप के पास गया। ये नहीं हो सकता। यही सच है। जिसे तुम मिले, जिसे तुमने किस किया, जिसके तुम करीब हुए थे, वो लड़की भी कोई और नहीं, वो मैं ही था। व्हाट नॉनसेंस! ये नॉनसेंस नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे? तो आओ देख लो। वो शान उसके करीब हुआ था और वांग जी ने उससे दूर जाने के लिए बोल दिया, दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या और लोग मुझे देखें? शायद अच्छा लगे भी, क्योंकि तुम मुझे कौन सा अपनी वाइफ मानते हो, लेकिन हूँ तो सही। तुमने हस्बैंड वाले खाने में साइन किए थे ना, वो वाइफ तो मैं हूँ ना तुम्हारी। और वैसे भी मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कोई मुझे देखे। वो शान उठ के दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया था और उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। वो हॉस्पिटल का रूम था, वो कैसे ही ऐसे लॉक कर सकता था। और वांग जी ने अपने बेटे को मुश्किल से बेड से नीचे उतारा था। वो अपनी शर्ट खोल रहा था और वो अब पूरा का पूरा नेकेड उसके सामने ही था। देख लो मुझे, ये है मेरी सच्चाई। और वो शान देख ही रहा था। वो बॉडी किसी मर्द की तो नहीं थी, वो तो वीना की बॉडी थी। वो बॉडी जिससे वो अट्रैक्ट हुआ था, वो ब्यूटी जो उसे अपनी जानिब खींच रही थी, वो वांग जी की थी। वो कोई वीना नहीं थी। लेकिन ये क्या था? वो उसके करीब हुआ था और वांग जी की आंखें जैसे झुकी गईं। अब तुम्हें शर्म आ रही है मुझसे? जब वो सब किया था तब कहाँ थी शर्म?
मैं पागल था, मैंने बोला ना, मैं पागल था, मुझसे गलती हो गई। मैं आई कम इन? तभी डॉक्टर एकदम से अंदर आया था और मुस्कान ने जल्दी से वांगजी की अपर बॉडी को हाकी काट लिया था। वो नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी उसकी वाइफ को देखे, चाहे वो उससे नफरत करता हो या उससे कितना ज़्यादा नाराज़ हो। सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ी देर बाद आएंगे डॉक्टर, मुस्कान ने बोला था और डॉक्टर जो पास मुंह करके बाहर चला ही गया था। वांगजी पास मुस्कान को देख ही रहा था और मुस्कान उसकी बॉडी को। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? मैंने ये सब नहीं किया ना। वो देख रहा था उसकी बॉडी जो कितनी ज़्यादा अच्छी थी, एकदम परफेक्ट फिगर था जो कि को भी अपना दीवाना बना सकता था। और वो शान तो बन चुका था ना, लेकिन उसकी बॉडी पे ये क्या था? कितने सारे जख्मों के निशान, सिगरेट से जलाने के निशान, ब्लेड से काटने के निशान और बेल्ट से मारने के निशान, जो काफ़ी पुराने थे। उसकी बॉडी पे वैसे ही लग रहे थे जैसे चांद के ऊपर लगने वाले दाग। ये सब पहले तो नहीं था। किसने किया ये तुम्हारे साथ? बोलो, क्या पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ टॉर्चर किया? नहीं, पुलिस वालों ने नहीं किया। किसने किया? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब ये सब नहीं था ना। हाँ, क्योंकि मैंने खुद को छुपा लिया था। मैंने तुम्हारे लिए खुद को पूरा का पूरा मेकअप से कवर कर लिया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हारे लिए वो बन जाऊंगा जो तुम चाहते हो तो शायद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें लड़के अच्छे लगते हैं कि लड़कियां? तुमने बोला था तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो मैं तुम्हारे लिए लड़की बन गया। मैंने इन सब स्कार्स को, सारे मार्क्स को मेकअप से कवर कर लिया था। लेकिन तुम जानते हो कितना ज़्यादा मुश्किल लगता है वो बनना जो हम हो नहीं। मुझसे ये सब नहीं हुआ। मैं कैसे खुद को बदल सकता था? तुम क्यों मुझे वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे जो मैं हूँ और जैसा मैं हूँ? अगर मैं चाहता तो मैं बस एक ऑपरेशन से पूरा लड़की बन सकता था, लेकिन मैं क्यों खुद को चेंज करूँ? जब मुझे बनाने वाले ने ऐसा बनाया तो मैं कौन होता हूँ उसकी क्रिएशन को चेंज करने वाला? ये सब बहुत पहले का है, मेरे बचपन का। मेरा पास्ट ऐसे मेरी बॉडी की तरह ही दागदार है। और अच्छा तुम मुझे छोड़ के चले गए। मैं सच में तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था। मेरे जैसा कैरेक्टर लेस इंसान, मेरे जैसा बुरा इंसान, एक साइको बंदा, वो कैसे तुम जैसा अच्छा बंदा डिज़र्व करता है ना। बहुत अच्छा किया तुम चले गए। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं तुम्हें आप भी फोर्स नहीं करूँगा मुस्कान। तुम बस मुझे माफ़ कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अपने बेटे को अपना लो, इसका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, तुम लोगों से, तुम्हारी ज़िंदगी से कभी भी नहीं आऊँगा मैं यहाँ पे वापस। तुम अपने बेटे को अपना लो प्लीज़, नहीं तो ये दूसरा वांगजी या दूसरा मुस्कान बन जाएगा। हमारे माँ बाप थे, उन्होंने हमें पैदा किया, हमें सब कुछ दिया, हमें फैसिलिटेट किया, लेकिन कभी प्यार नहीं दे पाए। और देखो तुम क्या बन गए। मैं पागल बन गया और तुम दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए। क्या चाहती हो तुम? हमारा बेटा भी ऐसे हो? बोलो, तुम इससे प्यार नहीं करते लेकिन तुम्हारा खून है ये, तुम्हारा टुकड़ा है ये, तुम ऐसे इसको छोड़ के चले जाओगे? बोलो मुस्कान। वांगजी इतना बोल के कितना ज़्यादा ही रो रहा था और मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। एक बार उसे देखो मुस्कान, क्या तुम्हें वो अपना नहीं लगता? उसकी आंखें तुम्हारी आंखों जैसी हैं, उसकी नाक तुम्हारे जैसी है और उसके होंठों के पास वो तिल वैसा ही है ना जैसे तुम्हारे पे है ना? वो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा खून है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसमें उसका तो कोई गुनाह नहीं। क्या तुम भी चाहते हो जैसे हमारे माँ बाप के किए गए गुनाहों की सज़ा हमें मिली वैसे ही हमारे बच्चे को भी मिले? मैं गलत हूँ लेकिन वो तो मासूम है। तुम्हारे बिना चाहे वो इस दुनिया में आ गया है तो क्या मैं उसे मार डालता? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरा बच्चा है।
वशियान के दिल में एकदम से कितना ज़्यादा प्यार आया था उस बच्चे को देख के, जो पास रो रो के अपनी आंखें सुझा के बैठा हुआ था। वो अपने हाली फीचर को पास मुंह में दबाए, जैसे उसमें से कुछ दूध आने का इंतज़ार ही कर रहा था। और वशियान के दिल में एकदम से कितना ही सारा दर्द हुआ। उसका बेटा कितना भूखा है, उसे भूख लगी है। उसने एकदम से उस बच्चे को उठा ही लिया था। मैं इसके लिए दूध लेकर आता हूँ। नहीं, मैं इसे फीड करवा दूँगा, लेकिन इतने बड़े बच्चे को, हाँ बस कभी कभी जब दूध नहीं होता तो फीड करवाना पड़ता है ना। मेड को देने के लिए पैसे भी नहीं होते मेरे पास, वो बोला था। और वशियान जो बच्चा उसे पकड़ा ही चुका था। मैं बिल पे करके आता हूँ, तुम रेडी रहना, फिर हमें चलना है।